नमस्कार साथियों, अभी हम न्यू टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ना देर करते हुए अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कितना है? 156 हमारा कोई अभाज्य, इसे हमें अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। ठीक है, क्या करना है? इसे गुणनखंड में व्यक्त करना है। तो हम गुणनखंड पढ़ चुके हैं। तो गुणनखंड क्या होता है? ये होता है हमारा गुणनखंड। हम लेते हैं 156 को पहले। तो 156 में हम सबसे लीस्ट छोटे से छोटे नंबर का हम डिवाइड मारते हैं। तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 8 दूनी 16, उसके बाद में फिर 2 का, तो 3 दूनी 6, 1 बचा 18 बना, और 9 दूनी 18। अब देखो 39 आ गए हमारे पास। 39 में हम 3 की जाती है, क्योंकि 2 की तो जाएगी नहीं, तो 3 की देते हैं। 3 एकम 3 और 3 3 9। अब देखो 13 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी से भाज्य नहीं होती। तो हमारे पास कितने 156 थे, जिसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, क्योंकि यहाँ पर 13 लिखेंगे तभी तो 13 एकम 13 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई? अभाज्य गुणनखंड हो गए, जिसको हम व्यक्त कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके योगों का वर्ग 365 हो। तो 365 है। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पर वर्गों का योग दिया हुआ है। वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365, ये हमें दिया है। हम रिलेट करते हैं कि हम धनात्मक पूर्णांक होता है वो फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक है x। अब कहा है कि हमें क्रमागत, तो आपको पता है कि एक के बाद 2 आ सकता है, तो एक ऐड किया तब 2 आया। तो दूसरा ये तो हमारा हो गया फर्स्ट धनात्मक। अब सेकंड धनात्मक, सॉरी यहाँ पर क्या नहीं लिखा, धनात्मक पूर्णांक। अब देखो सेकंड धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? वो होगा x + 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक हो गया। ये हो गया सेकंड। जो क्रमागत है देखो एक के बाद में 2 लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं पूर्णांक कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं, 1 के बाद में 2 लिखते हैं। 1 लिखा, लेकिन 1 + 1 किया तब 2 हुआ, तभी तो हुआ 2। तो इसी प्रकार हमने x लिया, x में 1 ऐड करेंगे तो उसका नेक्स्ट अगला ही जस्ट धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। अब देखो हमारा जो दिया हुआ है वो स्टेटमेंट देखो कि वर्गों का योग धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। तो हम जानते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, उसका होल स्क्वायर, प्लस दूसरा धनात्मक पूर्णांक है हमारे पास x + 1, उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों का धनात्मक वर्गों का योग कितना? 365। अब देखो इस चीज को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, इसमें यही तो पूछा है कि वो धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं। अब देखो x का स्क्वायर, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो x² + 2x + 1 = 365। अब देखो यहाँ से
एक्स स्क्वायर हो गए हमारे पास 2x² प्लस 2x, और इसको 365 को मैं इधर लेके आऊंगा तो एक इससे कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस का हो जाएगा 364, और बराबर में मैं इसको 0 कर दूंगा। अभी देखो इसमें 2 इधर आ रहा है, 2 इधर आ रहा है, और ये भी 2 का ही गुणज या मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसमें से मैं 2 को कॉमन लेता हूं, तो मेरे पास बचा x² प्लस x माइनस 2 एकम 2, उसके बाद में 16, 8 दूनी 16, उसके बाद में 4, तो 2 दूनी 4 बराबर 0। अब मैं क्या करता हूं कि इस 2 को इसके नीचे लेके आता हूं, ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, श्रीचार्य विधि लगाते हैं। वो क्या कहती है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारी श्रीचार्य विधि। अब देखो, अब मैं एक ऐसा बहुपद लिखता हूँ, ये जो श्रीचार्य विधि है वो कौन से बहुपद के लिए लागू है, वो है px बराबर a x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इस बहुपद के लिए ये चीज लागू होती है, ये जो सूत्र इस बहुपद के लिए लागू होता है। जो मेरे पास बहुपद आया, सपोज करो मेरे पास क्या बहुपद आया, x² प्लस x माइनस 182। अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है, अब देखो मैं कंपेयरिंग करूंगा, ये दोनों बहुपद है, देखो इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, मैं a की जगह 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई वापिस x² बनेगा, यहाँ पर भी 1 लिख सकता हूँ, और c की वैल्यू ये है, लेकिन प्लस यहाँ माइनस है, तो मैं a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 182। अब देखो मैं श्रीचार्य विधि सूत्र के अंदर रखता हूं, तो श्रीचार्य विधि में रखता हूं, तो b का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर 1, उसके बाद में प्लस माइनस एंड रूट, अब देखो b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c की वैल्यू है माइनस 182, अब देखो अपॉन 2 और a की वैल्यू 1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर -1 को एग्जिट रखता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, अंडरूट, अब देखो 1 और माइनस, और 182 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितने से 4 से, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 5 7, 728, लेकिन ये माइनस माइनस क्या बने प्लस, तो 728 अपॉन 2। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इधर वाला मिटाने की कोशिश करता हूं, इतना पार्ट मिटा देता हूं। अब देखो -1 और प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो अंडरूट में कितनी वैल्यू बनी 728 प्लस 1 729 अपॉन 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं 729, तो 729 का आप देखो, 729 का अंडरूट देखो 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 तिया 9, 243, फिर 3 का जा रहा है 3 8 8 8 या 24, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है 3 तिया 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, फिर 3 का जा रहा है, तो 3 का जा रहा है तो 9 30 27, फिर 3 का जा रहा है 3 तिया 9, फिर 3 का 1। अब देखो
अभी वर्ग अंडरूट में तो मेरे को वर्ग में बनाना, तो वर्ग में बनाऊंगा तो मैं 2 के जोड़े बनाऊंगा। अब 2 के जोड़े बनाए तो 3 एक बार लिया, 3 एक बार लिया, 3 एक बार लिया, तो 3 3 9 27। तो इस अंडरूट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, -1 प्लस माइनस और 27 अपॉन 2। अब देखो, या तो मैं 27 में 1 जोड़ू, या तो मैं 27 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 26/2 बराबर 13, जो x बराबर क्या होगा 13। एक बार। दूसरी बार मैं क्या करता हूं कि इसमें घटाता हूं, तो -27 और माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के 28/2, तो x का मान क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 -14, ये दो x के मान है। ठीक है, तो मैं x बराबर 13 आ गया मेरे पास। तो जैसे x बराबर पहला पूर्णांक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पूर्णांक बनाता हूँ। पहला पूर्णांक अगर 13 है तो दूसरा कितना होगा, 13 + 1 14, ये हमारे वो पूर्णांक होंगे दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो अभी क्वेश्चन बोला गया है कि जिसकी एक हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त बनाया मैंने। अब इस वृत्त में ये होता है केंद्र पॉइंट, जिसे O से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें जो त्रिज्या कितनी है, r बराबर हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें त्रिज्य खंड पूछा है, तो त्रिज्य खंड कब बनता है, जिसमें दो त्रिज्याओं को के परिधि पर टच करवाते हैं और एक चाप बन जाता है, दो त्रिज्या बन जाती है। अब हमें पूछा है त्रिज्य खंड, और इसमें जो जब त्रिज्या बनती है तो आपस में थीटा डिग्री पर वो झुकती है। अब देखो ये मेरे पास त्रिज्य खंड बन गया और इसका जो मान कितना है 60 डिग्री थीटा का, और r का मान है 6 और 6। अब इसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का सूत्र। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिज्य खंड का, तो होता है जैसे पहला हम लिखते हैं πr² बटे नहीं, क्योंकि πr² वृत्त, उसके बाद में हम लिखते हैं थीटा बटे 360 डिग्री। ये हमारा त्रिज्य खंड का सूत्र हो गया। अब देखो हमें त्रिज्य खंड निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्य खंड निकालना है। तो जो गिवन डाटा है मेरे पास r की वैल्यू वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन 360 डिग्री। अब देखो ये पूरा एंगल बटा थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 0 से 0 गया, ठीक है, और 36 6 से 6 गया, तो हमारे पास बचा 22/7 इंटू 6। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 22 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132 में फिर भाग लगाएंगे हम 7 का, तो 7 एकम 7, तो कितने बचे 6 62, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, तो 56, अभी 12 से 6 गए 6 और ये हो गए 0, पॉइंट लिया 0, फिर 7 8 56, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 132/7 बराबर 18.8। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा त्रिज्य खंड कितना बना, तो
त्रिज्यीय खंड हमारा कितना बना, त्रिज्यीय खंड बना हमारा 18.8। ठीक है, ये हमारा त्रिज्यीय खंड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो पूर्णांक किस प्रकार दिए हैं, 8, 9 और 10। ये हमारे देखो हमें दो चीज पूछी है, एक तो पूछा है एचसीएफ और एक पूछा है एलसीएम। ठीक है, अब देखो एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। बट पूर्णांक कौन से दिए हैं हमारे पास, एक तो दिया हमारे पास 8 और एक दिया है 9 और एक दिया है 10। अब देखो ये तीन पूर्णांक दिए हैं, तो हम एचसीएफ और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ में हमें निकालना है। तो एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ तो हमारा क्या होता है एक साथ निकलता है, तो 8, 9 और 10, इसका मैं एचसीएफ निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 2 कॉमन लिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो कितना आया 4 दूनी 8 और 9 में जाएगा नहीं और 5 में जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो इसके बाद में फिर 2 कॉमन लूंगा तो 2 दूनी 4, 9 में जाएगा नहीं और 5 में भी नहीं जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर 2 कॉमन लूंगा, 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा। अब देखो फिर मैं क्या करूँगा, 9, 3, 3, 1, 3, 5। फिर मैं क्या करूँगा, 3 कॉमन लिया, 1, और 5। उसके बाद में मैं 5 कॉमन लिया तो मेरे पास 1 और 1 ये। उसके बाद में मैं करता हूँ रूट अलग अलग निकालता हूँ। ऐड के कितने, 2, 4, 2, 2 और 2, 1। उसके बाद में मैं निकालता हूँ 9 के, तो 9 के देखो 9 के 2 और 2 में नहीं जाएगा, सॉरी 3, 1। उसके बाद में 10 में 2 का जाता है, उसके बाद में 5 आ गया और 5, 1। अब देखो अब बात आती है HCF और LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम कॉमन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें लीस्ट कॉमन को तो हम लिखेंगे, LCM तो होगा हमारा, LCM तो होगा हमारा 2 into 2 into 3 into 3 into 3। बट सॉरी एलसीएम आ गया और पहला एचसीएफ है। ठीक है, दूसरा एलसीएम निकाल। अब मैं निकालता हूँ एचसीएफ। एचसीएफ में देखो यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन आ नहीं रही, इसमें देखो 3 है। ठीक है, अभी एलसीएफ अलग अलग निकालने से पता चलता है। अभी देखो इसमें फर्स्ट में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सेकंड में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, और इसमें 2 आ रहा है तो इसमें 3 आ रहा है, 3 आ रही है तो 2 का इसमें आ रहा चल जाएगा, लेकिन इसमें आ नहीं रहा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो इसमें देखो 2 आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कॉमन नहीं आता तो हम एचसीएफ को सिर्फ 1 ही लिखते हैं, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 और एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी हुई है एक एपी दी हुई है, एक एपी दी हुई है जिसका 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद है 73। अब देखो दो पदों के बारे में दे रखा है, हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है,
फाइंड क्या करना हमें, फाइंड करना हमें, तो फाइंड क्या करना हमें 31वां पद है। और हमें साथ में दिया क्या है, दिया हुआ है हमें 11वां पद 36वां पद 38, दूसरा हमें दे रखा है 16वां पद 73, 16वां पद हमें दे रखा है 73। अब देखो 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 दे रखा है, 16वां पद 73 दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से देखो 31वां पद वा लग गया, तो इसका मतलब n बराबर 31, ठीक है। पद ज्ञात करना है तो ए एन ज्ञात करना है, ए एन मतलब ए 31 हमें ज्ञात करना है। पहली बात तो ये, यहाँ से तो ये चीज तो हमें करनी है। उसके बाद में हम देखते हैं 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। अब देखो 11वां पद फर्स्ट से देखता हूं मैं, फर्स्ट से 11वां पद मतलब 11वां पद कितना है मेरा 38। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, देखो n, इसमें n कितना हो गया, n बराबर तो हो गया 11, और ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन या ए 11 बराबर क्या हो गया 38, ठीक है। इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, दूसरे की चर्चा करता हूँ कि 16वां पद हमारा क्या है 73। अब मैं क्या करता हूँ कि n की वैल्यू कितनी होगी 16, तो मैं क्या करता हूँ कि ए एन या ए 16 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 73। अब देखो, अब ये चीज दे रखी है, ए जो चीज दे रखी है जैसे उसी का सूत्र लगाएंगे, तो A11 का सूत्र लगाएंगे, तो A11 हमें निकालना है, A11 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले A लिखेंगे, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो A11, ये an का सूत्र होता है, हमें निकालना है A11, तो A11 ए हमें दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो दिया हुआ है ना n कितना दिया हुआ है 11 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, डी कितना नहीं दिया हुआ, सॉरी डी नहीं दिया हुआ, तो A11 हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर 16वां पद, तो 16वां पद में क्या करेंगे, अभी देखो ए एन वाला सूत्र यही है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं क्या करता हूँ कि ए एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, ए एन की वैल्यू ए16, ठीक है, ए16 बाद में ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। अब देखो, अब मेरे पास A11 आ गया, तो मेरे को पता है कि A11 कितना है 38, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, A38 बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू देखो, ए की हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर 10 बचे, 10 डी इसे बोलते हैं, सॉरी A38 कैसे लिख दिया, 38 ही बनेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ए की 73 वैल्यू है और ए प्लस 15 डी, ठीक है, इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मैं क्या करता हूँ, इधर कर देता हूँ कि इसमें से मैं घटाता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं इस प्रकार भी ट्रांसफर करके इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ए प्लस 10 डी बराबर, अभी देखो यहाँ पर 15 डी बटे आ रहे हैं, तो मैं ये इक्वेशन ऊपर बड़ी है इसलिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो a प्लस 15 डी, ठीक है, और बराबर 73, ठीक है। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 बटे, अब मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, तो ये देखो सेम कट जाएगा, और ये माइनस करता हूँ और ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो हमारा कट गया। अब देखो 15 से 10 काटे तो 5d बचे, ठीक है। अब मैं 73 से 38 निकालता हूँ, 73 से 38 निकालता हूँ, तो 73 से 38 निकालता हूँ, तो 8 और 5 13 होते हैं, तो 5 यहाँ पर बचे, ठीक है।
अब मैं क्या करूं, 13 4 7 से 4 काटे तो 3, 3 3 6 7, ठीक है 35, मेरा क्या आया 35 आया, लेकिन किसका, प्लस का। अब देखो ये हमारे पास आ गया, अब मैं इधर इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो मेरा 5d बराबर कितने हैं, 35। अब मैं क्या करता हूँ कि d की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, d की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास 35/5 तो बराबर 7 पंजो 35, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास देखो जब a और d और n मिल जाता है तो सब काम हो जाता है, कुछ भी हमें निकला सके तो सारा काम हो जाता है, लेकिन जब एक चीज की अधूरता रह जाती है तो वो चीज परिपूर्ण नहीं होती है। तो अभी a और चाहिए, तो वो इक्वेशन मिटा दी मैंने, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें से कोई एक ऐसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देख लें तो ये a11 बराबर a प्लस n माइ 11 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है डी। अब देखो a11 की वैल्यू आ गई, a11 की वैल्यू कितनी है 38, बराबर a की वैल्यू कितनी है, a की हमें a ज्ञात है, ये हो गई 10, और d की वैल्यू है 7, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 38 बराबर a प्लस 10 70, अब मैं a बराबर लिखूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 70 माइनस के और प्लस 38, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 70 से 38 निकालता हूँ, 70 से 38, 70 से 38 निकालता है 3, क्योंकि 3 3 6 1 7, तो 32 हमारे ये माइनस के 32 आ गए, ठीक है। अब देखो माइनस के 32 आ गए, अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की आ गई और ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है -32। अब देखो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास देखो इधर मैं लिखता हूँ कि ए कितना आया माइनस के 32, डी कितना आया, डी आया हमारे पास 7, और हमारे पास ए कितना ए आ गया, और एन हमें 31 दे रखा है, और ए एन हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ए 31 हमें फाइंड आउट करना है, तो ए 31 हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो तो ए एन वाले सूत्र से निकल जाएगा, ए एन का सूत्र वही कहता है, एन अंतिम पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए एन कितना है मेरे पास 31, ए 31 बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 32 प्लस एन 31 माइनस ए इंटू डी 7। अब ये देखो ए 31 अज्ञात है, कोई बात नहीं, निकालना हमें -32 प्लस 30 गुणा 7। अब मैं क्या करता हूँ ए 31 बराबर -32 और प्लस 7 या 21 210। अब 210 से मैं क्या निकालता हूँ 32 निकालता हूँ, 8 और 4 गए 6 और 7 7 8 9 10 10 और 11, ठीक है। और ये हमारा 11 तो 178, तो ए 31 हमारा क्या आएगा 178, ठीक है। ए 31 बराबर आएगा 178।